नमस्कार दोस्तों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम के लिए यूपी जीके की फटाफट सीरीज हमारी चल रही है और इसका चौथा पार्ट है जिसमें हम प्रश्न संख्या 91 से लेकर के 120 तक इसका अध्ययन करेंगे। पूरे विस्तार से अध्ययन करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूं। अभी जो है इस समय उत्तर प्रदेश में YouTube चैनल्स पर एक अभियान चलाया जा रहा है, डीवी स्किप फॉर लेखपाल अभियान, और ये बिल्कुल उचित अभियान है। दोस्तों देखिए, अगर आपका चयन किसी अच्छी जॉब पर हो गया है, जैसे कि मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि सभी अधिकारी बने, तो यदि आपका चयन अच्छी जॉब पर हो चुका है, लेखपाल से बेहतर आपका सैलरी पैकेज है और जिसकी ज्वाइनिंग आपकी आ चुकी है या आने वाली है, किसी भी क्षण आपकी ज्वाइनिंग आ सकती है, तो दोस्तों आपके पास एक सुनहरा मौका है किसी और के घर खुशियां पहुंचाने का, किसी और के घर में चिराग रोशन करने का। प्लीज अथर्व एजुकेटर आपसे विनम्र निवेदन करता है कि यदि आपका सिलेक्शन कहीं और हो चुका है तो आप लेखपाल की डीवी को स्किप कीजिए। आपका यह त्याग किसी और के घर में खुशियां ला सकता है। दोस्तों, किसी और के घर में जीवन भर वे अपने परिवार का पालन पोषण सम्मान के साथ कर सके, इसका मौका आप दे सकते हैं दोस्तों। तो प्लीज डीवी स्किप अभियान का आप हिस्सा बनिए और जितने ज्यादा दोस्तों को आप तैयार कर सकते हैं, ऐसे दोस्तों को जिनका सिलेक्शन कहीं और हो चुका है या जो लेखपाल में जो चयनित होने के उपरांत भी ज्वाइन करने के इच्छुक नहीं है, उन्हें इस डीवी स्किप लेखपाल फॉर लेखपाल अभियान का हिस्सा बनाइए दोस्तों। चलिए, और दूसरा निवेदन मेरा यह है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न। इस वीडियो का पहला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन से प्रकार की जलवायु पाई जाती है? देखिए, पिछले वीडियो के अंतिम प्रश्न पर हम चर्चा कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश किस कटिबंध में आता है, और वहां पर मैंने आपको पूरा कटिबंध आपको समझाया था और बताया था कि उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है वह उपोष्ण कटिबंध में, यानी उत्तर प्रदेश उपोष्ण कटिबंध में स्थित है, उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। देखिए, भारत की बात करें तो भारत उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध दोनों में स्थित है, जबकि उत्तर प्रदेश केवल और केवल उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। उपोष्ण कटिबंध जो 23.5 डिग्री अक्षांश से लेकर के आपका कहां तक मिलता है, आपका मिलता है ये 66.5 डिग्री अक्षांश तक, दोनों गोलार्धों में। उत्तर प्रदेश किस गोलार्ध में है? उत्तर प्रदेश आपका उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए उत्तर प्रदेश आता है उपोष्ण कटिबंध में। लेकिन जब बात करें जलवायु की, तो संपूर्ण भारत में जो जलवायु पाई जाती है वो पाई जाती है कौन सी? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो जब संपूर्ण भारत में यही जलवायु पाई जाती है, चाहे वो उष्ण कटिबंध का हिस्सा हो या उपोष्ण कटिबंध का, तो उत्तर प्रदेश में भी उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु ही पाई जाएगी। तो किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। उत्तर प्रदेश जो कि उपोष्ण कटिबंध में आता है, उष्ण कटिबंध से उसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन जब जलवायु की बात करें तो ये उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु आप मत टिक कर दीजिएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। आपको करना है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रदेश के उष्ण एवं आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत नहीं रखा जाता है? दोस्तों, जब बात करें उत्तर प्रदेश की जलवायु की, तो उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। लेकिन यदि पूछा जाए प्रदेश में जलवायु प्रदेश कितने हैं, प्रदेश का जलवायु प्रदेश में जब हम वर्गीकरण करते हैं, जलवायु प्रदेश में वर्गीकरण या प्रदेश को जब हम जलवायु प्रदेशों में विभाजित करते हैं, तो हमारे सामने दो प्रदेश आते हैं दोस्तों। एक होता है उष्ण एवं आर्द्र जलवायु प्रदेश, उष्ण एवं आर्द्र जलवायु प्रदेश,
तो एक तो हो गया आपका उष्ण एवं आर्द्र जलवायु प्रदेश, जबकि यदि दूसरा विभाजन या दूसरा वर्गीकरण देखें तो दोस्तों वो हो जाता है साधारण आर्द्र एवं जलवायु प्रदेश। साधारण आर्द्र एवं जलवायु प्रदेश। तो इन दो जलवायु प्रदेश में पूरे उत्तर प्रदेश को बांटा जाता है। यदि हम कहें उष्ण एवं आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो इसमें दोस्तों एक तो आ जाता है आपका तराई क्षेत्र, एक आ जाता है आपका तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा लगभग 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ये 200 सेंटीमीटर तक भी चली जाती है। दूसरा जो है आपका आता है पूर्वी प्रदेश। पूर्वी प्रदेश यानी तराई क्षेत्र और पूर्वी प्रदेश ये आते हैं आपके उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश में। जबकि साधारण आर्द्र एवं जलवायु प्रदेश की बात करें तो यहां पर एक तो आ जाता है पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, और दूसरा आता है बुंदेलखंड। देखिए पूरा उत्तर प्रदेश अगर आप विभाजित करें तो इन्हीं चार में विभाजित होता है, तराई क्षेत्र, पूर्वी प्रदेश, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र और बुंदेलखंड। ये पूरा उत्तर प्रदेश हो गया। तो यदि बात करें तराई क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र की तो वो आता है उष्ण एवं आर्द्र जलवायु प्रदेशों में, जबकि पश्चिमी मैदानी क्षेत्र और बुंदेलखंड आता है साधारण आर्द्र जलवायु प्रदेश में। पूरे उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, जबकि उत्तर प्रदेश स्थित है उपोष्ण कटिबंध में। तो यहां पे बात हो रही है उष्ण एवं आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन सा नहीं आता, तो पश्चिमी मैदानी क्षेत्र नहीं आता, वो साधारण आर्द्र एवं जलवायु प्रदेश में आता है। चलिए चलते हैं आगे की ओर। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं, ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं, सर्दी होती है, गर्मी होती है और बारिश होती है। यही 3 ऋतुएं हैं। बाकी आप इनका उपविभाजन कर सकते हैं, पर मुख्य ऋतुएं यही 3 है, सर्दी, गर्मी और बरसात। चलिए अगला देखते हैं। प्रदेश के ग्रीष्म ऋतु के समय अधिकतम औसत तापमान कितना रहता है, आपसे पूछा जा रहा है औसत तापमान कितना रहता है। 25 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री सेल्सियस या 47 डिग्री सेल्सियस। देखिए किसी उत्तर प्रदेश के स्थान विशेष पर तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। हम कहते हैं ना 48 डिग्री सेल्सियस गर्मी पड़ रही है, इस बार तो 49-50 नहीं टच करा है, मैक्सिमम 47-48 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। लेकिन यहां औसत तापमान की बात हो रही है, यह अधिकतम गलत लगा हुआ है यहां पर। औसत तापमान की बात हो रही है, यह अधिकतम आप रखते भी हैं, अधिकतम रखते भी हैं तो एक औसत तापमान भी कोई पर्टिकुलर बिंदु नहीं है, एक रेंज मिलती है हमें। अगर हम उस रेंज में बात करें तो 35 डिग्री से 40 डिग्री के मध्य औसत तापमान रहता है उत्तर प्रदेश का। यानी न्यूनतम औसत तापमान आपका 35 डिग्री हो गया और अधिकतम औसत तापमान आपका 40 डिग्री हो गया। तो 35 डिग्री से 40 डिग्री औसत तापमान की रेंज होती है। यहां उसके लगभग पास में आपके 39 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो यही आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जबकि प्रदेश में जो औसत तापमान पाया जाता है वो 35 डिग्री से 40 डिग्री के मध्य में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को बुंदेलखंड में क्या कहते हैं, चिलास, सिराको, पुरवाई या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों चिलास तो बुंदेलखंड में पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की घास होती है। बुंदेलखंड में पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की घास। तो अगर आपसे प्रश्न देकर के पूछे कि बुंदेलखंड में कौन सी घास पाई जाती है तो वो चिलास हो जाएगी। पुरवाई तो हवा है जो शीत ऋतु में चलती है, पर यहां ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवन को पूछ रहा है, तो पूरे उत्तर प्रदेश में इन पवनों को लू के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो बुंदेलखंड में भी इन्हें लू ही कहते हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से
कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, गर्मी में कहते हैं ना लू चल रही है, तो वो वही है, गर्मी में चलने वाली गर्म पवन। अब उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में सब जगह उनको लू ही कहते हैं। चलिए, प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है? देखिए, ग्रीष्म ऋतु की बात कर रहा है, सर्वाधिक गर्मी कहां पर पड़ती है? तो सर्वाधिक गर्मी दोस्तों पड़ती है झांसी जनपद में एवं आगरा जनपद में। तो आपको ऑप्शन में झांसी दिया हो तो झांसी सही करना है, आगरा दिया हो तो आगरा सही करना है, दोनों दिए हो तो उपरोक्त दोनों करके ऑप्शन दिया जाएगा, वो सही करना है। और यदि ऐसा दे दिया जाए झांसी, आगरा, ग्वालियर, मेरठ, ऐसे ऑप्शन दे दिए जाए तो दोस्तों प्रश्न विवादित हो जाता है। इस स्थिति में कोई भी उत्तर बताया नहीं जा सकता, हालांकि ऐसा प्रश्न अभी तक नहीं आया है। तो प्रदेश में सर्वाधिक गर्मी जो है या तो झांसी में पड़ती है या आगरा में पड़ती है। तो यहां पर दिया हुआ है आगरा, मिर्जापुर नहीं होगा सही उत्तर, तो उपरोक्त दोनों भी नहीं हो सकता। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका आगरा में। चलिए आगे चलते हैं। प्रदेश के किस जिले में सबसे कम गर्मी पड़ती है? देखिए, सबसे अधिक गर्मी तो जो है आपकी पड़ती है कहां पर? आगरा में या झांसी में। सबसे कम गर्मी किस जनपद में पड़ती है? तो सबसे कम गर्मी पड़ती है दोस्तों आपकी बरेली जनपद में। सबसे ज्यादा बरसात कहां होती है, सबसे कम बरसात कहां होती है, यह प्रश्न भी आता है, आगे दिया हुआ है, उत्तर की बात वहीं करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा गर्मी कहां पड़ती है? तो आगरा में, झांसी में। सबसे कम गर्मी कहां पड़ती है? बरेली में। आगे देखते हैं। प्रदेश की अधिकांश वर्षा का भाग प्राप्त होता है दक्षिण पश्चिम मानसून से, मावठ के रूप में, लौटते हुए मानसून से या पश्चिमी विक्षोभ के कारण। तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में बरसात होती है वो लौटते हुए मानसून के कारण तो प्राप्ति नहीं होती। लौटते हुए मानसून से तो भारत के केवल तमिलनाडु में बरसात होती है, तो ये तो उत्तर हो नहीं सकता। शीत ऋतु में जो सर्दी के समय में जो बारिश होती है उसे राजस्थान में मावठ के रूप में जानते हैं, तो ये भी हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता। अब बच गया पश्चिमी विक्षोभ या दक्षिण पश्चिम मानसून। तो दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीत ऋतु में बरसात होती है, और जो मानसून में जो हमारी बारिश होती है ना, जुलाई के महीने में, जुलाई अगस्त में जो बारिश होती है वो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। क्योंकि दोस्तों ये दक्षिण पश्चिम से ही पवनें आती हैं जो अरब सागर की शाखा में और बंगाल की खाड़ी की शाखा में प्रवेश कर जाती हैं, और ये उत्तर पूर्व से होते हुए भारत में प्रवेश करती है, और यही उत्तर पश्चिम मानसून जो है उत्तर प्रदेश में बरसात का कारण बनती है। और सर्वाधिक वर्षा जो है हमें दक्षिण पश्चिम मानसून, इसी दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। देखिए, दक्षिण और पश्चिम अगर ऐसे बांटे हैं तो ये जो दिशा होती है ये क्या कहलाती है? दक्षिण पश्चिम। इस वजह से इस मानसून को दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं, और इसी से प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा भी होती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण भी होती है, शीत ऋतु में होती है, ज्यादा मात्रा में ये नहीं होती। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रदेश की कुल वार्षिक वर्षा का कितने प्रतिशत भाग मानसूनी वर्षा से प्राप्त होता है? 55%, 63%, 75% या 83%? तो दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून से जो सर्वाधिक वर्षा होती है उत्तर प्रदेश में वो कितनी होती है? तो 83%, यानी 83% जो टोटल बारिश होती है ना उत्तर प्रदेश में, उसका 83%, जो टोटल बारिश होती है उसका 83% यानी 83% केवल दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 83%। चलिए आगे चलते हैं। सर्वाधिक वर्षा होती है तराई क्षेत्र में, पूर्वी मैदान में, गंगा यमुना दोआब में या बुंदेलखंड में? तो दोस्तों सर्वाधिक वर्षा अगर जनपद देकर के पूछ लिया जाए तो वो तो होता है गोरखपुर, लेकिन यदि क्षेत्र दे दिया जाए तो क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? पूर्वी मैदान। सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? तो सर्वाधिक वर्षा होती है आपके पूर्वी मैदानी क्षेत्र में। चलिए अगला प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली औसत वर्षा के संबंध में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है?
पूर्वी क्षेत्र में 112 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। पूर्वी क्षेत्र जहां सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो कितनी वर्षा होती है वहां, तो 112 सेंटीमीटर, जबकि मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में 94 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। देखिए किसी वर्ष ज्यादा हो गई, किसी वर्ष कम हो गई, ये एक एवरेज आंकड़ा होता है। तो मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में 94 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जबकि दक्षिण पठारी एवं पहाड़ी भाग में 91 सेंटीमीटर वर्षा होती है। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 70 सेंटीमीटर नहीं, बल्कि दोस्तों सही आंकड़ा होगा 84 सेंटीमीटर, यानी 84 सेंटीमीटर वर्षा होती है। 70 सेंटीमीटर में तो मरुस्थल की ओर बढ़ लेगा मामला, 50 सेंटीमीटर तक आते आते हम मरुस्थल डिक्लेयर कर देते हैं। तो पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में वर्षा कम होती है, पर इतनी कम भी नहीं होती, 84 सेंटीमीटर तक के आसपास वर्षा होती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी डी जो है वो सुमेलित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रदेश का सर्वाधिक औसत वर्षा वाला जिला निम्न में से कौन सा है। देखिए बहुत आसान है, रट गया होगा, सोच भी रहे होगे क्यों प्रश्न डाला, गोरखपुर, हम सभी को पता है। देखिए प्रश्न तो मुझे डालना ही है, आए हुए सभी प्रश्न डालेंगे हम, लेकिन थोड़ा आगे भी बढ़ेंगे। अब आपसे यह भी तो पूछ सकता है कि गोरखपुर में वर्षा सबसे ज्यादा होती है तो कितनी होती है। ऐसी स्थिति में आपको कुछ आंकड़े दे दिए जाएं तो 184.7 सेंटीमीटर की वर्षा होती है गोरखपुर में, 184.7 सेंटीमीटर। औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर हो रही है पूर्वी प्रदेश में, उसमें भी गोरखपुर में जो है सर्वाधिक वर्षा होती है 184.7%, यानी 184.7 सेंटीमीटर, परसेंट नहीं सेंटीमीटर। चलिए प्रदेश में सबसे कम वर्षा निम्न में से किस जनपद में होती है। मथुरा में, आगरा में, अलीगढ़ में, एटा में। यह भी आसान प्रश्न है। सबसे कम वर्षा कहां होती है, तो सबसे कम वर्षा होती है आपकी मथुरा में। कितनी होती है ये प्रश्न बन सकता है दोस्तों, तो 54.4 सेंटीमीटर की जो बरसात है वो होती है आपकी कहां पर, मथुरा में, जो कि प्रदेश में न्यूनतम है। चलिए अगला है, प्रदेश में सर्वाधिक सर्दी किस महीने में पड़ती है। देखिए अब किसी महीने में, दिसंबर में ज्यादा सर्दी पड़ गई, जनवरी गर्म चला गया। आजकल तो देखिए जलवायु परिवर्तन का मामला है, मई में भी जो है बारिश हुई थी तो 2 दिन पहले लोगों ने अपने पंखे बंद कर दिए, जबकि मई का महीना लू में जाता था। तो ये बात नहीं हो रही कि अब क्या होता है स्थिति, कागजों में स्थिति क्या है वो बात करें तो पूरे भारत में जो सबसे ज्यादा सर्दी पड़ती है उत्तरी भारत में, बात हो रही है उत्तरी भारत में। उत्तरी भारत में जो सबसे ज्यादा सर्दी पड़ती है वो पड़ती है जनवरी के महीने में, और उत्तरी भारत में ही आपका उत्तर प्रदेश भी आता है। तो इस स्थिति में भी आप प्रश्न का उत्तर जनवरी ही देंगे। चलिए आगे चलते हैं। प्रदेश में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा का प्रमुख कारण क्या है। देखिए शीत ऋतु में जो बरसात होती है, जो बारिश होती है, जो बरसात होती है, वो किस कारण से होती है, वो होती है दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। पश्चिमी विक्षोभ पवनों के कारण शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश में बरसात होती है, और इसे राजस्थान में मावठ कह करके पुकारा जाता है। उत्तर भारत में भी कई इलाकों में से मावठ कह दिया जाता है। तो इस शब्द से फैमिलियर हो जाइए, जब भी अगर ऐसा कोई प्रश्न बन जाए आपसे कि शीत ऋतु में होने वाली बारिश या बरसात को क्या कहते हैं, तब प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मावठ। चलिए आगे चलते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली वर्षा निम्न में से किस फसल के लिए लाभदायक है। अब देखिए आपको सब प्रश्न का उत्तर तो आप बहुत आसानी से दे देंगे, पर आपको यह तो पता हो कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती कब है। तो अब आपको पता है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा शीत ऋतु में होती है। सर्दियों में जो बारिश होती है उसको हम पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली बरसात कहते हैं, और वो गेहूं की फसल के लिए बहुत लाभदायक होती है। और गेहूं की फसल कैसी फसल है दोस्तों, रबी की फसल है। तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली वर्षा किस फसल के लिए लाभदायक है अगर आपसे पूछ ले, तो ऐसी स्थिति में प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों रबी की फसल। चलिए आगे चलते हैं। गंगा के मैदानी मृदा को बनावट के आधार पर कितने उपभागों में विभाजित किया जाता है। आपसे पूछ रहा है गंगा के मैदानी मृदा को। देखिए सबसे पहले तो हम बात करें प्रदेश की मृदा।
प्रदेश की मृदा। तो अगर बात करें प्रदेश की मृदा, तो प्रदेश की मृदा को दो भागों में बांटा जाता है दोस्तों। एक होती है गंगा के मैदानी भाग की मृदा या गंगा के मैदान में पाई जाने वाली मृदा। गंगा के मैदानी भाग में पाई जाने वाली मृदा, पाई जाने वाली मृदा। और दूसरी कौन सी होती है? तो दूसरी होती है पठारी भाग में पाई जाने वाली मृदा, विंध्य श्रेणी में पाई जाने वाली मृदा, पठारी भाग में पाई जाने वाली मृदा। सरल भाषा में बात करें दोस्तों तो बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा। उत्तर प्रदेश में तो पठारी भाग कहाँ पाया जाता है? बुंदेलखंड में। ललितपुर, झांसी, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा, जालौन, ये जो इलाका है ये बुंदेलखंड में आता है और यहाँ पर जो मृदा पाई जाती है उसे पठारी भाग में पाई जाने वाली मृदा कहते हैं। अगर बात करें गंगा के मैदान में पाई जाने वाली मृदा को बनावट के आधार पर विभाजित करें तो इसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक होती है बांगर और दूसरी कहलाती है दोस्तों खादर। बांगर को प्राचीन जलोढ़ मृदा भी कहते हैं, प्राचीन जलोढ़ मृदा। और खादर को दोस्तों नवीन जलोढ़ मृदा भी कहते हैं, नवीन जलोढ़ मृदा। देखिए दोस्तों, नदी बहती है, बहने के साथ में अपने साथ में अवसाद लाती है और एक नदी किसी क्षेत्र विशेष में अवसाद इकट्ठा कर देती है। अब धीरे धीरे अवसाद इकट्ठा होता रहता है और इस जगह की हाइट हो जाती है ज्यादा। अब नदी में कितना भी पानी आ जाए, कितनी भी बाढ़ आ जाए, यदि वो नदी इस क्षेत्र तक नहीं पहुंच पा रही है, इसका तात्पर्य है कि अब अवसादों को यहां भी जमा नहीं करेगी। यहां की मिट्टी अब प्राचीन होती चली जाएगी समय के साथ में। ऐसी जगह को कहते हैं, ऐसी मिट्टी को कहते हैं बांगर मृदा। और ये नदी अपना स्थान परिवर्तन करके रास्ता अवसादों को कहीं और जमा करना प्रारंभ कर देगी, यानी प्रत्येक समय अपने साथ में नए खनिज लवण लाती रहेगी, नई मृदा लाती रहेगी, नए प्रकार के अवसाद लाती रहेगी। और ऐसी स्थिति में इस मृदा को क्या कहते हैं? तो इस मृदा को कहते हैं खादर मृदा। यानी जहां पर पुरानी मृदा है वो कहलाएगी बांगर मृदा, और जहां पर बाढ़ का पानी आता रहता है, नदियां बहती हैं, वहां पर जो मृदा पाई जाती है वो होती है नवीन जलोढ़ मृदा, जिसे खादर के नाम से जानते हैं। तो कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो दो भागों में विभाजित किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से क्या बांगर मिट्टी के संबंध में सही है? सही है यानी सत्य कथन पूछ रहा है आपसे बांगर मिट्टी के संबंध में। बांगर मिट्टी क्या होती है? प्राचीन जलोढ़ मृदा। दोस्तों, इस बांगर मिट्टी में फास्फोरस और चूने की अधिकता पाई जाती है, जबकि स्टेटमेंट कह रहा है कमी। तो कमी नहीं पाई जाती, बल्कि क्या पाई जाती है? अधिकता। फास्फोरस की अधिकता होती है, चूने की अधिकता होती है, जबकि जीवांश, पोटाश और नाइट्रोजन इसकी पाई जाती है दोस्तों कमी। यानी कि फास्फोरस और चूना इसमें अधिक होता है, जबकि जीवांश, पोटाश और नाइट्रोजन इसमें कम मात्रा में पाया जाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। इस मिट्टी को दोमट मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, इस मिट्टी को मटियार मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, इस मिट्टी को प्राचीन कांप मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, प्राचीन जलोढ़ मृदा के नाम से भी जानते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। सही कथन पूछ रहा है तो उत्तर हो जाएगा हमारा सी। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी मैदानी भाग में बांगर मृदा को क्या कहकर पुकारा जाता है? देखिए, उत्तर प्रदेश के पूर्वी मैदानी भाग की बात हो रही है। पूर्वी मैदानी भाग में जो प्राचीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है उसे क्या कह करके पुकारते हैं? तो उसे कहते हैं उपहार। तो प्राचीन जलोढ़ मृदा या बांगर मृदा को पूर्वी मैदानी भाग में उपहार कह करके पुकारा जाता है। निम्न में से किस मृदा का सर्वाधिक विस्तार उत्तर प्रदेश में है? तो सबसे ज्यादा गंगा का मैदानी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, और गंगा के मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है जलोढ़ मृदा। तो उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मृदा का विस्तार ही सबसे ज्यादा है। ध्यान रखिएगा ये बात। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, प्रदेश में पाई जाने वाली बलुई मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखिए, प्रदेश में जो बलुई मिट्टी पाई जाती है उसे सिकता भी कहते हैं, उसे करियाल भी कहते हैं, उसे धनका भी कहते हैं, जबकि ऊखट बलुई मिट्टी का नाम नहीं है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऊखट। आपको ये नाम नहीं ध्यान रखना, आपको ये नाम ध्यान रखने हैं। आपको इतना याद रखना है कि जलोढ़ मृदा को कांप मृदा कहते हैं, काली मृदा को रेगुर मृदा कहते हैं, बलुई मृदा को सिकता कहते हैं, करियाल कहते हैं, धनका कहते हैं। तो इस तरीके से मृदाओं के जो अन्य नाम होते हैं वो आप याद कर लीजिए, प्रश्न का उत्तर आपको बहुत आराम से मिल जाएगा। चलिए अगला है, निम्न में से किस प्रकार की मृदा को प्रदेश में भूड़ कहकर भी पुकारा जाता है? तो भूड़ कहकर के लाल मृदा को पुकारा जाता है, या मिश्रित बलुई मिट्टी को, या लैटेराइट मृदा को, या बांगर मृदा को? तो दोस्तों भूड़ कहकर के पुकारा जाता है मिश्रित बलुई मिट्टी को। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। चलिए आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में स्थित गंगा यमुना के मैदानी भाग का निर्माण हुआ है कैम्ब्रियन युग में, प्री कैम्ब्रियन युग में, प्लीस्टोसीन युग में, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों कल हमने चर्चा करी थी कि बुंदेलखंड का जो विस्तार हुआ है वो प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। पेंजिया जब दो टुकड़ों में बटा तो एक तरफ इसका अंगारा लैंड हो गया और दूसरी तरफ हो गया गोंडवाना लैंड, और गोंडवाना लैंड से ही बना है आपका प्रायद्वीपीय भारत, और प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है बुंदेलखंड का पठारी भाग। और ये जो विभाजन हुआ ये प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ, इसलिए बुंदेलखंड का निर्माण भी प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ। और प्री कैम्ब्रियन युग में जब ये निर्माण हो गया तब ये जो पेंथालासा था यहाँ पर टेथीस सागर के रूप में विद्यमान हुआ, और इसी टेथीस सागर में अवसाद जमा होते चले गए। वलय के कारण आपका हिमालय का यह निर्माण हुआ, और हिमालय से निकलने वाली नदियों ने अवसाद का जब जमाव किया तो गंगा यमुना के मैदानी भाग का निर्माण हुआ। तो ध्यान रखिएगा, गंगा यमुना का मैदानी भाग टेथीस सागर का ही अवशेष है। टेथीस सागर में जमे अवसादों से ही तो हिमालय बना, और हिमालय से जो नदी अवसाद बह करके आए वे जो है मैदान का निर्माण कर रहे हैं। और टेथीस सागर धीरे धीरे जब सूखता चला गया तो उससे निकलने वाली जमीन भी मैदान के रूप में आई। तो गंगा यमुना के मैदानी भाग का जो निर्माण हुआ वो किस युग में हुआ अगर पूछ ले तो प्लीस्टोसीन युग में, जबकि बुंदेलखंड का निर्माण कब हुआ? प्री कैम्ब्रियन युग में। चलिए आगे चलते हैं, प्रदेश के किस जनपद में मरुस्थलीय मृदा नहीं पाई जाती है? देखिए, मरुस्थलीय मृदा की बात करें तो मरुस्थलीय मृदा जो है आपकी मथुरा में मिलती है, आगरा में मिलती है, अलीगढ़ में भी मिलती है, लेकिन सहारनपुर तो आपका जो है उत्तराखंड से लगने वाली सीमा है, तराई क्षेत्र के आसपास का ये जो क्षेत्र है, तो यहाँ पर मरुस्थलीय मृदा तो नहीं हो सकती ना दोस्तों। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सहारनपुर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, प्रदेश के किस जिले में काली मृदा का विस्तार नहीं है? काली मृदा, अब देखिए काली मृदा मुख्यतः आप लॉजिक से भी उत्तर देंगे ना तो प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। जैसे यहां पर पूछा था मरुस्थलीय मृदा, तो सहारनपुर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के आसपास सीमा बनाता है, तो मरुस्थलीय मृदा वहां नहीं होगी। प्रश्न थोड़ा लॉजिक के भी डिजाइन किए जाते हैं दोस्तों। अब जैसे प्रदेश के किस जिले में काली मृदा का विस्तार नहीं है, अब आपको रटने की जरूरत नहीं है। काली मृदा कहां पाई जाती है? काली मृदा महाराष्ट्र में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इनसे लगने वाले जिले बुंदेलखंड के जिले हैं, यानी उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में काली मृदा का विस्तार है। और बुंदेलखंड में ललितपुर आता है, झांसी आता है, हमीरपुर आता है, जालौन आता है, चित्रकूट आता है, बांदा आता है, महोबा आता है। तो इन जिलों में काली मृदा मिल जाएगी। हाथरस तो बुंदेलखंड का हिस्सा नहीं है ना दोस्तों, हाथरस तो अलीगढ़ जनपद में उसमें मंडल में आता है, तो हाथरस में काली मृदा नहीं हो सकती। मरुस्थलीय मृदा हो सकती है पर काली मृदा नहीं। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? हाथरस। चलिए आगे चलते हैं, प्रदेश के किस जिले में लाल मृदा पाई जाती है? लाल मृदा के बारे में पूछ रहा है। काली मृदा हो गई, अब बात हो रही है लाल मृदा की। तो लाल मृदा के बारे में मैंने आपसे पिछले वीडियो में या उससे पहले किसी वीडियो में आपको जिले लिखवाए थे जिन जिलों में लाल मृदा पाई जाती है। तो मैंने चर्चा भी करी थी कि लाल मृदा प्रयागराज में मिलती है, प्रयागराज के अलावा झांसी में लाल मृदा मिलती है, मिर्जापुर में भी लाल मृदा मिलती है, मिर्जापुर। इसके अलावा चंदौली में मिल जाएगी, चंदौली के अलावा यदि हम बात करें तो बांदा में मिलेगी, बांदा और सोनभद्र।
प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, चंदौली, बांदा, सोनभद्र, इन सभी में लाल मृदा पाई मिलती है। तो किस जिले में लाल मृदा पाई जाती है आपसे पूछ रहा है। तो ऐसी स्थिति में प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सोनभद्र। चलिए आगे चलते हैं। मार मिट्टी पाई जाती है। देखिए मार मिट्टी काली मिट्टी के ही प्रकार की होती है, एक प्रकार की काली मिट्टी होती है, उसे मार मिट्टी या फिर मांड मिट्टी कहते हैं। मांड मिट्टी काली मृदा के प्रकार की होती है, रेगुर मृदा जैसी होती है और काली मृदा पाई जाती है बुंदेलखंड क्षेत्र में। या प्रश्न ऐसे भी डिजाइन हो सकता है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाने वाली काली मृदा क्या होती है, तो मार मृदा। लगभग समान होती है, हालांकि थोड़ा डिफरेंस होता है, पर आपका काम चल जाएगा। काली मृदा मार मृदा जैसी होती है जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। चलिए निम्न में से कौन असुमेलित है। एक तरफ दोस्तों जनपद दिए हुए हैं, महाजनपद दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनकी राजधानियां दी हैं और आपको बताना है कौन असुमेलित है। 16 महाजनपद होते थे प्राचीन काल के भारत में, जिनकी सूची हमें बौद्ध ग्रंथ आगुंतर निकाय से मिलती है। हालांकि और भी ग्रंथों में सूची मिलती है, जैसे जैन ग्रंथ भगवती सुत्त में भी मिलती है, पर प्रमाणिक माना जाता है बौद्ध ग्रंथ आगुंतर निकाय में मिलने वाली सूची को। 16 महाजनपद भारत में थे ऐसा बताया जाता है इस ग्रंथ के द्वारा, और इस 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे। 8 महाजनपद कहां पर थे, तो दोस्तों ये थे आपके उत्तर प्रदेश में। कौन कौन से थे वे, सभी पर चर्चा करेंगे। 4 तो आपके इसी के सामने दिए हुए हैं, कुरु, पांचाल, वत्स और शूरसेन। आपसे पूछ रहा है कि कौन सी राजधानी असुमेलित है। कुरु इंद्रप्रस्थ, पांचाल की अहिच्छत्र, वत्स की श्रावस्ती या शूरसेन की मथुरा। तो दोस्तों कुरु महाजनपद की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र भी मिलती है, अहिच्छत्र के अलावा कामपिल्य भी मिलती है। अगर आपको पांचाल देके पूछ लिया जाए तब तो राजधानी अहिच्छत्र भी मिल सकती है, कामपिल्य भी मिल सकती है, लेकिन यदि पांचाल का विभाजन कर दिया जाए तो ये दक्षिणी पांचाल की राजधानी कामपिल्य हो जाएगी, जबकि उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या हो जाएगी, अहिच्छत्र हो जाएगी। तो ये भी सही है। शूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी, जबकि यदि बात करें वत्स महाजनपद की तो वत्स की राजधानी श्रावस्ती नहीं थी दोस्तों, बल्कि क्या थी, इसकी राजधानी हो जाएगी आपकी कौशांबी। यानी वत्स महाजनपद की राजधानी कौशांबी थी, यही असुमेलित है। देखिए 8 में से 4 आ गए। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र और कामपिल्य, वत्स की राजधानी कौशांबी और शूरसेन की राजधानी मथुरा। चलिए अगले 4 यहां मिल जाएंगे आपको। निम्न में से कौन सुमेलित है। कौशल की कुशीनगर, मल्ल की वाराणसी, चेदी की शुक्तमती और काशी की साकेत। बताइए दोस्तों कौन सी सुमेलित है। बात करें यदि कौशल की, तो कौशल की कुशीनगर नहीं होती। कौशल की या तो आपको मिलेगा ऑप्शन में साकेत, या दोस्तों आपको ऑप्शन में मिलेगा श्रावस्ती। कौशल की राजधानी क्या थी, तो कौशल की राजधानी साकेत या श्रावस्ती थी। मल्ल गणराज्य की राजधानी वाराणसी नहीं थी दोस्तों। मल्ल में या तो आपको ऑप्शन में मिलेगा पावा या ऑप्शन में मिलेगा आपको कुशीनगर। तो पावा और कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, जबकि चेदी गणराज्य जो कि बुंदेलखंड में पड़ता था, बुंदेलखंड में चेदी महाजनपद था, उसकी राजधानी थी शुक्तुमती। और काशी की क्या थी, काशी की थी दोस्तों वाराणसी। तो ये 8 महाजनपद और उनकी राजधानियां हैं, इन्हें नोट कर लीजिए दोस्तों अच्छे से और इन्हें याद भी कीजिएगा। चलिए आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, 24वें तीर्थंकर थे महावीर जैन। 23वें तीर्थंकर का नाम भी आपसे पूछा जाता है पार्श्वनाथ, और पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था दोस्तों वाराणसी में। अयोध्या में प्रथम तीर्थंकर का जन्म हुआ था, प्रथम तीर्थंकर। और प्रथम तीर्थंकर कौन थे, इनका नाम था ऋषभदेव। इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, आदिनाथ।
तो ऋषभदेव और आदिनाथ प्रथम तीर्थंकर थे। इनका जन्म कहां पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था अयोध्या में, जबकि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था वाराणसी में। प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों वाराणसी। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण 30 प्रश्न फटाफट सीरीज के तहत। हम अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण 30 प्रश्न लेकर के आएंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, नोट कीजिए, रट करके फेंक दीजिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।